खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ हैं तरुण गोयल एडवोकेट। 1994 से अपनी वकालत शुरू करने वाले तरुण गोयल 25 फरवरी 1970 को जन्मे थे। उनके पिता समाजवादी नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं और इमरजेंसी के टाइम भी वो जेल गए थे। ऐसे समाजवादी विचारधारा के तरुण गोयल से हम जाने उनके जन्मदिन विशेष पे क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले आपको तरुण जी बधाई। धन्यवाद रशीद भाई। तो आप का आप जन्मदिन है, जन्मदिन विशेष में हमारा एक कार्यक्रम है। किस तरह आपकी वकालत की शुरुआत हुई? क्या पहले से प्लान था कि मुझे वकील बनना है? शिक्षा के दौरान ये लगभग तय कर लिया था कि या तो ग्रेड ए की नौकरी में जाना है भारत सरकार की और या वकालत करनी, क्योंकि वहां भी जनसेवा करनी थी ग्रेड ए की नौकरी में और यहाँ भी जनसेवा। तो वकालत ही क्यों चुनने की वजह थी, क्या थी? इस पेशे के लोग स्वतंत्र रूप से रहते हैं, कोई दबाव नहीं, कोई लालच नहीं, और व्यवस्था बदलने में जंगे आज़ादी में पूरी दुनिया में वकीलों का बड़ा योगदान रहा है, ये भी एक आकर्षण था। तो आपके पिताजी लोहिया जी के साथ रहे, उनके साथ काम किया, समाजवादी विचारधारा के थे, तो क्या समाजवादी विचारधारा आपके मन में भी उन्हीं की वजह से आई क्या? हाँ, परिवार के रूप में एक समाजवादी विचारधारा मुझे विरासत में मिली, लेकिन विद्यार्थी काल से जब मैंने डॉक्टर लोहिया को, नरेंद्र देव को, इन सब लोगों के साहित्य को पढ़ा तो ये महसूस हुआ कि देश में अगर बदलाव होना है और आम जनता को शोषण से मुक्ति पानी है, पूंजीवाद से मुक्ति पानी है, तो उसके लिए समाजवादी बेहतर रास्ता है। और डॉक्टर लोहिया भारतीय समाजवाद के मौलिक चिंतक थे, और ये देश का दुर्भाग्य है कि ये देश लोहिया को, गांधी को, बुद्ध को पहचान नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया है। तो उसकी क्या आप नुकसान एक समाज में देखते हैं? नुकसान ये है कि हमने समाजवादी विचारधारा, समाजवादी राजनीति और समाजवादी पार्टी, ये तीन अलग विषय हैं। कुछ लोगों ने समाजवादी राजनीति के लिए अपना काम किया, कुछ लोग समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक विचारधारा समाजवाद की है उसको जब तक कांग्रेस का शासन देश में रहा उन्होंने पूर्ण प्रयास ये किया कि डॉक्टर लोहिया की विचारधारा आम जनता तक न पहुंचे, और उसके बाद आम जनता का मानस भी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो किसी भी चीज को पढ़े। मूल मुद्दा यह है कि आम जनता जिन मुद्दों पर राय देती है, जिन मुद्दों को सोचती है, वो उसने शायद कभी पढ़े भी ना हो। तो आप आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन विशेष में हम जानेंगे, जब पढ़ते थे तो कुछ ऐसी यादें उस अंडर एजुकेशन की याद हो आपको? कभी कभी लगता हो कि नहीं वो समय बड़ा अच्छा था? अब राशिद भाई जब पढ़ रहे थे तो तभी वीपी सिंह ने नारा दिया था कि एक प्रधानमंत्री चोर है। व्यवस्था को बदलने की बात तभी से शुरू हुई। उस व्यवस्था परिवर्तन में लगे, जनता दल के साथ लगातार लगे रहे। क्या उस समय आपकी उम्र रही होगी जब वीपी सिंह ने नारा दिया? 17-18 साल। मैं बीकॉम का विद्यार्थी था। तो 17-18 साल की उम्र में एक राजनीति की तरफ आपके कदम बढ़े। राशिद भाई, मुझे सबसे बड़ा लाभ ये रहा कि पारिवारिक रूप से देश के जितने भी बड़े नेता हैं उन सबसे मेरा पारिवारिक संपर्क रहा। तो वो उसमें जॉर्ज फर्नांडिस रहे, राजनारायण जी रहे, मधुलिमिया रहे, मोहन सिंह रहे, ब्रजभूषण तिवारी जी रहे, जनेश्वर मिश्रा जी रहे, रमाशंकर कौशिक रहे, सब लोग मेरे घरों पे आते जाते रहे लगातार। तो आकर्षण था, और आकर्षण था कांग्रेस के खिलाफ। तो इतने बड़े नेताओं से आपके संपर्क रहे, वो बड़े संपर्क रहे, आपके घर आते थे तो आपसे उनका जुड़ाव था। तो इन सब लोगों में किसको एक ऐसा नेता मानते हैं जिसको आप अपने आदर्श के तौर पर मानते हो? ये सारे लोग जिनके मैंने नाम लिया ये खुद में शीर्ष पुरुष थे देश की राजनीति में, लेकिन राजनारायण को सबसे बड़ा करिश्माई नेता माना जा सकता है देश में। देश के प्रधानमंत्री को 2 बार हराना, लोकसभा के चुनाव में हराना और उससे पहले मुकदमे में हराना, ये बहुत जीवट का काम था। और राजनारायण जी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बहुत बड़े नेता रहे बनारस में। ये देश केवल राजनारायण को इस बात के लिए जानता है कि उसने इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव में हराया था, लेकिन राजनारायण जी देश के बड़े स्वाधीनता सेनानी थे। लगातार बहुत बड़े जमींदार परिवार के लोग थे, लेकिन समाजवाद के लिए उन्होंने अपना परिवार, अपनी संपत्ति, सब कुछ छोड़े रखी। अभी बातचीत में सामने आया कि 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में आप सियासत की तरफ चले गए। तो ऐसा कभी लगता है कि आपको कि मैं वकील ना बनता, मुझे राजनीति करनी चाहिए थी, सियासत में आना चाहिए था? सवाल आपका वाजिब है। सियासत में मेरा रुझान रहा जरूर, लेकिन सियासत मेरे परिवार के लिए कभी उद्योग नहीं रही। सियासत से मेरे परिवार ने कभी पैसा नहीं कमाया, और ये मेरे परिवार को गौरव है। मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि पिछले
50 साल 70 साल की एक राजनीतिक विरासत हमारे परिवार में, ये जिले में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रही है, लेकिन कोई आरोप शायद हमारे परिवार पर आज तक नहीं लगा। न भ्रष्टाचार का आरोप, न जातिवाद का आरोप, न किसी के शोषण का आरोप। तो अगर वकील ना होते तो क्या बनते आप? वकील ना होते तो ये सवाल तो मैं मानता हूं कि काल्पनिक है। मैंने कभी इस चीज के बारे में विचार भी नहीं किया कि वकील ना होता तो क्या बनता। मैं वकालत के पेशे में किसी जबरदस्ती से नहीं आया हूं, मैं अपनी मर्जी से आया था और अपनी मनमर्जी से काम करता हूं। राशिद भाई, आप तो मुझे पिछले 25 साल से देख ही रहे हैं। कोई दबाव, कोई लालच मुझे इस प्रोफेशन में नहीं खरीद सका। जो 52 साल की उम्र है, 52 साल की उम्र में कुछ ऐसे संस्मरण होते हैं, कुछ यादें होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हों। कुछ ऐसे संस्मरण, कुछ ऐसे रोचक किस्से आपकी जिंदगी के हों तो जो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि हाँ, मेरे जीवन में सभी घटनाक्रम हुआ, इससे मेरे मन में ये बदलाव आया, मेरे जीवन में ये बदलाव आया। देखिए, जीवन में बदलाव तो एक सतत प्रक्रिया है। मैं नया नया प्रोफेशन में आया था तो एक आदमी हमारे पास आया और उसने कहा कि साहब, मुझे कागजों में जो है मुर्दा घोषित कर दिया है, और मेरे ही पुत्र जो लेखपाल है उसने मेरी वसीयत बना ली है, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है और ताकि मेरे सारी संपत्ति के बतौर वारिस वो दर्ज हो गया है। एक लंबी लड़ाई उस आदमी के लिए लड़नी पड़ी कि उसे कम से कम जिंदा साबित करना। जिंदा साबित कर पाए। मानवाधिकार आयोग में उसकी हमने पिटीशन लगवाई और यहाँ कप्तान होते थे आशुतोष पांडे जी, उनसे मिले तो उन्होंने पूरी जांच कराने के बाद जो है अभिलेखों में उस आदमी को जिंदा साबित कराया। और जो उसकी संपत्ति थी जिला शामली में, पहले शामली एक ही जिले में था, वो दूसरा जिला बन गया है, उस शामली में उसकी संपत्ति पे भी कब्जा मिला उसको, और मानवाधिकार आयोग की जांच में उसे एक अच्छी धनराशि जो है मुआवजे के रूप में भी मिली। तो इस आपका वैवाहिक जीवन भी है, मैंने अभी कहा 52 साल की उम्र में, तो कुछ ऐसे रोचक, आपने अभी ये बताया कि आपने किसी को उसका हक दिलाया। वकालत के पेशे से अलग अलग हट के बात करें तो एक सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे संस्मरण, कुछ ऐसी यादें जो बताएं। अब सामाजिक जीवन में पिताजी बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय रहे, लेकिन मेरा किसी जातिवादी संस्था में कोई रुझान नहीं रहा। तो क्या आप जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ है, उसको नहीं मानते हैं? नहीं, जाति भारत देश की सच्चाई है, लेकिन जातिवाद को, जाति को केवल एक सीमा में रखा जाना चाहिए। आदमी की पहचान अगर केवल जातिवाद पे ही होनी है तो ये दुर्भाग्य है देश का। अब इन दो चीजों को राशिद भाई आप देखें कि हमारे दो बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, इन्हें पिछले 20 सालों में केवल एक जाति विशेष का नेता बताने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारतीय नवजागरण में 1980 के बाद की जो राजनीति रही है, वंचितों को, दलितों को हक दिलाने में इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, इनको अधिकार दिलाने में बहुत बड़ा काम इन दोनों लोगों ने किया है, और हमारी राजनीति इन्हें केवल जातिवादी नेता साबित कर रही है। ये गलत है, ये गलत है। आपके पिताजी भी समाजवादी विचारधारा के रहे हैं, तो उनसे कौन सा इसका सबक लिया आपने? उनका कौन सा ऐसा मतलब उनको एक सलाह, उनका एक दिशा निर्देश आपके जीवन में रहा हो कि जिससे आपके जीवन में थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ हो? देखो, पिताजी ने हमेशा केवल एक बात कही है कि जो भी काम करना है समर्पण के साथ करना है और ईमानदारी से करना है और बगैर किसी दबाव के करना है। तो इसीलिए आप बिना दबाव के, बिना पैसे के अपने पिताजी का जो आपका एक आदेश है या उनका कुछ भी कह सकते हैं आप, नसीहत है, उसको मानते हैं? नहीं, मेरे कुछ मानसिकता भी ऐसी है कि दबाव तो शायद मैंने आज तक किसी का ना माना हो। कुछ मसलों में अपने पिताजी का भी नहीं माना। अच्छा, वहाँ भी ना इत्तेफाकी रही? वहाँ भी ना इत्तेफाकी है, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक ना इत्तेफाकी है, उसमें कहीं कोई झगड़े वाली बात नहीं है। 6 साल मुझे शासकीय अधिवक्ता के रूप में काम करने का मौका मिला और दोनों सरकारों में काम किया मैंने, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी और ये भाजपा की सरकार में भी। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को तो मेरा पता था कि मैं किस मिजाज का हूं, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति ही छोड़ के आया था 2014 में। 17 के बाद जब भाजपा की सरकार बनी तो वहां भी बहुत सारे मित्र लोग हैं जो पहले से मिजाज से परिचित थे। उन्होंने कुछ प्रयास किए दबाव बनाने के, लेकिन वो दबाव मैंने सहजता से जो है नकार दिए। तो 6 साल आप शासकीय अधिवक्ता के रूप में काम किया, कौन से ऐसे फैसलों में आपकी भूमिका रही कि मुजफ्फरनगर जिले में सरकार को कुछ फायदा हुआ हो? नहीं, शासकीय अधिवक्ता के दौरान जितना मैंने काम किया, मैंने तो तमाम सरकार के हित में ही काम किया, आपको भी बहुत बेहतर पता है। लेकिन इस सरकार को काम करने वाले लोग शायद पसंद नहीं आते।
तो इसलिए आपको हटा दिया गया। हाँ, हटा दिया गया था। तो आप जन्मदिन है, फिर मैं एक सामाजिक जीवन की तरफ आता हूँ। एक व्यक्ति की जिंदगी होती है, कौन सा ऐसा गाना, फिल्मी गाना है जो अक्सर आप अकेले होते हैं या कहीं भी होते हैं गुनगुनाते हैं? कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? राशिद भाई, मेरी फेसबुक वॉल पे गाना एक लाइन लिखी गई है कि जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। तो यही मेरे जीवन का फलसफा है। यही जीवन का फलसफा है। तो कौन से खेल में आपकी एक रुचि रहती है? कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं? खेल तो हर पढ़े लिखे आदमी को शतरंज खेलना चाहिए। शतरंज के खिलाड़ी हैं जी। तो कौन सा शतरंज का ऐसा कौन सा दांव है जो आपका सबसे पसंदीदा दांव हो और सामने वाले को चित करते हो? शतरंज का जो भारतीय प्रणाली खेल की है वो बहुत बेहतर है, उसे ही खेला जाना चाहिए। तो शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 1999 में हुई थी। 23 साल का सफर कट गया है। उससे पहले या शादी के बाद में खाने में क्या तरुण जी को पसंद है? क्या सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो अपना? मेरे खाने में कभी कोई चॉइस नहीं है, ताजा मिले जो भी मिले स्वीकार है। तो 52 साल की उम्र में मेरा एक वो सवाल आपसे, कितने सेटिस्फाई, आप संतुष्ट हैं आप अपने आप से कि हाँ मैंने अपने जीवन को भरपूर जिया, बेहतर जिया, ये होना चाहिए था? देखिए राशिद भाई, संतुष्टि जिस दिन आदमी प्राप्त कर लेगा उस दिन तो शायद वो अपना विकास अवरुद्ध करेगा। मैंने जितना जीवन जिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन और कुछ बेहतर करने का इरादा है। क्या इरादा है, क्या करेंगे तरुण जी आगे? मेरे ही व्यवसाय में कुछ लोग मेरे से बेहतर लिख रहे हैं, मेरे से बेहतर पढ़ रहे हैं, मेरे से बेहतर बोल रहे हैं, उनकी ऊंचाई तक जाना चाहता हूँ। उनकी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं। बताया जाता है कि आपका मन पत्रकारिता की तरफ भी था, तो क्यों फिर पत्रकारिता की तरफ आप नहीं गए? राशिद भाई, आप पत्रकार हैं और अगर बुरा ना माने तो पत्रकारिता, जिस तरीके की पत्रकारिता हो गई है उसमें कोई ढंग का आदमी शायद काम ना कर पाए। नहीं, अगर आप आते तो बदलाव की शुरुआत तो किसी ना किसी को करते। अगर आपको लगता है पत्रकारिता में उस तरह की पत्रकारिता नहीं हो रही है तो आप आते, आपको आकर के उस तरह की पत्रकारिता करनी चाहिए, लोगों के सामने एक नजीर बनानी चाहिए थी। मेरा कभी कोई विकल्प पत्रकारिता नहीं रहा। नहीं रहा। साहित्य में रुचि जरूर है, साहित्य लिखता पढ़ता रहता हूँ। तो साहित्यकार की, अभी साहित्य की आपने बात की, कौन सा ऐसा साहित्यकार है जिसको आप पढ़ते हो और कौन सा आपने साहित्य लिखा? देश को अगर समझना है तो हिंदी में कम से कम मैं ये मानता हूँ कि निराला और प्रेमचंद को पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन हिंदी साहित्य का जितना नुकसान हिंदी साहित्य के विभागों ने और हिंदी साहित्य के अध्यापकों ने किया है और कोई नहीं कर सकता। तो आपने कोई किताब लिखी? किताब की तैयारी है। तैयारी किस विषय पे लिख रहे हैं? मैं पहली किताब डॉक्टर लोहिया के विचारों पर लिखना चाहता हूँ, काम चल रहा है। काम चल रहा है। तो उसमें आपने लोहिया के विचारों को किस तरह आप उसमें लिख रहे हैं, किस तरह प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने, किस तरह की उनकी विचारधारा थी? देश की संस्कृति को संपूर्णता में अगर किसी नेता ने समझा है तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। और लोहिया जी का एक वाक्य तो जो हमारे शासक हैं उन्हें बहुत शालीनता के साथ समझना चाहिए कि राम भाव सत्य है या नहीं है इसका तो नहीं पता, राम इतिहास सत्य है या नहीं है इसका तो नहीं पता, लेकिन राम भाव सत्य है। देश में राम के इतिहास को नहीं ढूंढा जाना चाहिए था। राम हर आदमी के मन में है, इस बात को मानना चाहिए। तो अभी मेरा आखिरी सवाल है, आपका जन्मदिन है, तो इस खुशी के मौके पर आप इस देश की जनता को या इस पूरी दुनिया को क्या एक संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से रहना चाहिए कि आपस में भाईचारा, आपस में समाज, सब लोग मिलजुल कर रहें, एक इस देश की खूबसूरती बरकरार रहे? क्या एक संदेश देना चाहेंगे? अगर एक वाक्य में कहा जाए तो वो ये है कि देश के लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को बचाया जाना चाहिए। जो धार्मिक राजनीति, कथित राष्ट्रवादी राजनीति के नाम पे चल रही है, इसका प्रतिकार होना चाहिए, तभी देश और समाज बच पाएगा। तो इनका कहना है कि धर्मनिरपेक्षता इस देश में बनी रहनी चाहिए। ये तरुण गोयल थे जो मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ वकील है। उनका जन्मदिन था, उनके जन्मदिन के मौके पर हुआ है। तरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। धन्यवाद राशिद भाई।